हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय कुमार झा एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं एडू फ्यूचर चैनल पे। आज क्लास 11 का जो मैं टॉपिक आपको आगे लेके चल रहा हूं वो टॉपिक होगा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड, है ना। एक्चुअली में मैंने आपके इसके पिछले 2 वीडियो में, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो आपको पता होगा या आपको पता होना चाहिए कि हमने ऑलरेडी 2 वीडियो इस चैप्टर से रिलेटेड बनाया है, जिसमें हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की बात की थी। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इसको जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो, है ना, और बेल आइकन को जरूर दबा देना, जिसकी वजह से आपको आपका नोटिफिकेशन वीडियो हमारा जो वीडियो का अपलोडिंग होता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और इम्पॉर्टेंट बात कि आपको टेलीग्राम चैनल पे भी जाना है और वहाँ भी हमारे ये आप सब्सक्राइब कर लो आप हमारे चैनल को, क्योंकि जो वीडियो क्लासेस मैं यहाँ पे आपके लिए पढ़ा रहा हूँ उसी वीडियो क्लासेस का PDF फॉर्मेट मैंने टेलीग्राम पे उपलब्ध करवा दिया है, ओके। और वहाँ पे मैंने आपको इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कर दिया है। आप उस क्वेश्चंस को बना करके ये सारे टॉपिक को प्रॉपर वे में रिवाइज कर सकते हो। और वीडियो जब आप देख रहे हो तो वीडियो देखने के क्रम में आप फोकस करो कि मैं किन बातों पर वो बता रहा हूँ आपको। कोई ज़रूरत नहीं है आपको ये सारी चीज़ों को लिखने की। अगर आप लिखो तो बहुत अच्छी बात है, आप नहीं भी लिखो फिर भी कोई मैटर नहीं है। आप आसानी से टेलीग्राम में जा कर के वो सारे फॉर्मेट को PDF के फॉर्म में आप डाउनलोड कर सकते हो, उसका प्रिंटिंग निकाल सकते हो, इवन उससे आप नोट्स बना सकते हो, है ना। चलिए, इन्हीं बातों के साथ आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वेरियस लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड बात। देखो, जब हम लोग केमिकल रिएक्शंस की बात करते हैं ना, तो नंबर ऑफ साइंटिस्ट जो थे वो इससे रिलेटेड उन्होंने कुछ बातें बताई। किससे रिलेटेड? तो केमिकल रिएक्शंस जो होता है उसमें क्या क्या लॉज फॉलो होता है, मतलब उसके मास के रिस्पेक्ट में, उसके वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में, इन सारे चीज़ों के रिस्पेक्ट में डिफरेंट लॉज प्रोवाइड किए गए जो एक केमिकल रिएक्शंस के दौरान फॉलो अप होते हैं, ओके। तो इसमें 5 डिफरेंट लॉज आपको दिया गया है। ये 5 डिफरेंट लॉज क्या क्या हैं? तो देखिए, सबसे पहला तो मैंने आज का जो वीडियो होगा मैं एटलीस्ट 2 लॉ के बारे में आपको बताऊंगा, कंजर्वेशन ऑफ मास और कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसके बाद वाले वीडियो में फिर हम लोग अगले लॉ की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि वो 5 डिफरेंट लॉज हैं क्या क्या। अब देखो, ये 5 डिफरेंट लॉज में सबसे पहला लॉ तो वही हो गया, क्या है भाई? कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। पहला लॉ तो यही है हमारा। दूसरा लॉ हमारा क्या है? दूसरे को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। क्या बोलेंगे? डेफिनिट प्रोपोर्शन का लॉ है, या इसी को बोलते हैं हम लोग डेफिनिट प्रोपोर्शन, या इसी को हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट प्रोपोर्शन। क्या बोलते हैं इसको? कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी बोलते हैं। थर्ड लॉ जो आप देख रहे हो उसका नाम क्या है? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। नेक्स्ट लॉ आप देखोगे, चौथा लॉ जो हमारा होगा वो क्या हो जाएगा? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। क्या हो जाएगा? लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। और 5वां जो लास्ट लॉ है वो गैसियस वॉल्यूम से रिलेटेड लॉ है, जिसको हम लोग बोलते हैं गे-लुजैक लॉ। एक्चुअली में साइंटिस्ट के नाम पर ही ये लॉ है, गे-लुजैक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम, है ना। गे-लुजैक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। तो हम लोग ये डिफरेंट लॉज जो है वो इसी टॉपिक में पढ़ने वाले हैं, दैट इज लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। मतलब केमिकल रिएक्शन के दौरान कोई भी रिएक्शन जो होता है ना, कोई भी स्टेट ऑफ मैटर जो होता है वो इन सारे लॉ को फॉलो करता है। तो जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। अब देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है। सबसे पहले हम लोग इसी की बात करते हैं। आपने पिछले ये क्लासेस में, आपने जूनियर क्लासेस में भी आपने इस लॉ को पढ़ा होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास।
देखो सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये लॉ दिया गया किनके द्वारा, तो ये लॉ देने वाले साइंटिस्ट थे लैवोसियर। क्या नाम था उनका? लैवोसियर, है ना। ये लॉ एक्चुअली में लैवोसियर के द्वारा दिया गया था। अब लैवोसियर को हम लोग क्या बोलते हैं? इनको हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ केमिस्ट्री, है ना। लैवोसियर को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ केमिस्ट्री बोला जाता है। और बर्जीलियस को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। ठीक, चलिए, तो लैवोसियर के द्वारा क्या बताया गया कि किसी भी कोई भी सबस्टांस अगर केमिकल रिएक्शन में जाता है तो उसका मास कंजर्व्ड रहता है, मतलब मास ऑफ द मैटर ड्यूरिंग द केमिकल एंड फिजिकल चेंजेस रिमेन्स कंजर्व्ड। मतलब क्या कि केमिकल और फिजिकल चेंजेस हो रहा है, तो इस केमिकल और फिजिकल चेंजेस में जो मास जो होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट होता है, मास रिमेन्स कंजर्व्ड। ओके, अब आखिर ऐसा कैसे है ना, आखिर ऐसा कैसे है? देखो इसको हम एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। अब जैसे मान लो मैं करता हूँ CaCO3 को मैं हीट कर रहा हूँ, तो प्रोडक्ट मेरा क्या बनेगा? CaO प्लस CO2, यही प्रोडक्ट है। तो CO2 तो एस्केप कर जाएगा। लेकिन आप देखोगे अगर ये सारे के मास को आप यूनाइट करो, मतलब सारे के मास को कैलकुलेट करो, मैं मोलर मास को अगर कैलकुलेट करता हूं तो देखिए Ca का कितना होता है? 40, कार्बन का कितना होता है? 12, और ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 3 × 16। आप देखो तो क्या आ जाएगा? दिस इज 52 प्लस 48, कहने का मतलब कितना? 100 ग्राम भी हो सकता है, 100 U भी हो सकता है ना। तो मान लो मैं लिखता हूँ 100 U, यूनिफाइड मास के रूप में मैं 100 U लिखता हूँ। तो ये मेरा क्या है? ये मेरा क्या है? ये रिएक्टेंट है ना। ये क्या है? रिएक्टेंट है। अगर हम लोग प्रोडक्ट को देखते हैं, अगर हम लोग किसको देखते हैं? प्रोडक्ट को देखते हैं, तो देखिए कैल्शियम ऑक्साइड कितना हो जाएगा? तो 40 प्लस 16 मतलब कितना हो गया? 56 U या ग्राम। अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को देखते हैं तो 12 प्लस 2 × 16 मतलब कितना हो गया भाई? 12 प्लस 32, कहने का मतलब 32, कहने का मतलब 44। नाउ 56 प्लस 44 इज इक्वल टू 100 अगेन। तो आप देख रहे हो 100 यूनिफाइड मास। इसका मतलब क्या? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो हो रहा है। मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है ना, जितना मास आप रिएक्टेंट का लेते हो उतना ही मास किसका होगा? उतना ही मास होगा प्रोडक्ट का। मास रिमेन्स कंजर्व्ड। आप कोई भी रिएक्शन उठाओगे ना, आपको ऐसे ही कुछ नहीं मिलने वाला है। अब इसी से रिलेटेड हम लोग एक आध न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। ओके, अब देखिए बच्चों, इसी को हम लोग एक न्यूमेरिकल्स के थ्रू देखते हैं। मान लो मैं एक रिएक्शन देख रहा हूं, मान लीजिए NaHCO3 रिएक्ट कर रहा है किससे? CH3COOH से। कहने का मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है एसिटिक एसिड से, और प्रोडक्ट क्या बन रहा है? CH3COONA प्लस H2O प्लस CO2। ये हमारा प्रोडक्ट आ गया। ये मैंने एरो का निशान दिया, इसका मतलब क्या? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज आउट हो रहा है। ओके, मान लीजिए आपको दिया हुआ है कि जो NaHCO3 था उसका कुछ अमाउंट ले लेते हैं। अमाउंट क्या लेते हैं? मान लो ये दिया हुआ है 16.6 ग्राम। मान लो ये 16.6 ग्राम दिया हुआ है, और ये रिएक्ट कर रहा है कितने ग्राम से? 30 ग्राम CH3COOH से रिएक्ट कर रहा है। अब आपसे मैं कहूं कि अगर मान लो रिमेन्स, देखो ये तो मेरा क्या हो जाएगा? एस्केप कर जाएगा ना। ये क्या कर जाएगा? एस्केप कर जाएगा ना, ये तो रिलीज आउट कर जाएगा। अब मान लो आपसे कहा जाता है कि जब आपने ये रिएक्शन करवाया, जब आपने ये रिएक्शन करवाया तो हुआ क्या भाई कि कितना ग्राम हमने लिया था? 16.6 ग्राम सोडियम बाइकार्बोनेट। रिएक्ट किससे किया? एसिटिक एसिड से। कितना ग्राम हमने लिया? 30 ग्राम हमने लिया। अब हमने क्या पाया कि मान लो ये मेरा 36 ग्राम जो है ना रिमेन्स है। ये मेरा क्या है? रिमेन्स है।
देखिए समझिए रिएक्शन को, जब आप एक कंटेनर के अंदर में रिएक्शन करवाओगे ये दोनों को, जब आप इस दोनों को डालोगे मतलब NaHCO3 को और CH3COOH को जब आप इसमें डालोगे कितना अमाउंट में, तो 16.6 ग्राम और इसको कितना 30 ग्राम, जब आप इसके अंदर इसको डालोगे तो रिएक्शन होगा। रिएक्शन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड तो एस्केप कर जाएगा ना, कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस सब्सटेंस होता है, एस्केप कर जाएगा। तो जो रेसिड्यू बचेगा, जो मेरा रेसिड्यू बचा वो रेसिड्यू कितना है 36 ग्राम, ये कितना है 36 ग्राम। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट, फाइंड द अमाउंट ऑफ CO2 रिलीज्ड। CO2 कितना रिलीज हुआ इसका अमाउंट बताइए, बहुत आसान क्वेश्चन। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करेंगे। तो क्या होगा, मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट जो होगा ना वो मास ऑफ प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो इतना का तो पता है हमको, तो हम क्या लिखेंगे, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ क्या, प्रोडक्ट। अब जरा मुझे ये बताओ, जब हमने लिखा मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, मास ऑफ रिएक्टेंट कितना है 16.6 प्लस 30, कहने का मतलब कितना 46.6 ग्राम, ये हो गया मास ऑफ रिएक्टेंट। तो मेरा मास ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा भाई, देखो तो इसको हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे, और ये मेरा 36 है, तो इज इक्वल टू 36 प्लस x। नाउ ये आसान है ना आपके लिए, आप x का वैल्यू निकाल सकते हो कि नहीं, बहुत आसान है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। ओके, आप देखिएगा इसी टाइप का न्यूमेरिकल्स आपको जनरली प्रोवाइड किया जाता है, आप ये आपके लिए। अच्छा, जो मैंने आपको बताया कि मैंने क्वेश्चंस प्रोवाइड किया है आपको, आप ये टेलीग्राम पे जाओ और वहाँ पे मैंने आपको क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कर दिया है इसी टॉपिक से रिलेटेड। आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट कीजिए, अगर उसका आंसर आ रहा है तब भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए, तो ये आप समझ गए। अब इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि आखिर कंजर्वेशन ऑफ मास का एप्लीकेशन क्या है, इसका एप्लीकेशन क्या है। देखो मैं इसका एप्लीकेशन दिखाता हूँ आपको। देखो इसका सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होता है बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन, है ना, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की वजह से ही हम रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। मान लो मैं लिखता हूं N2 प्लस H2 और मेरा प्रोडक्ट जा रहा है NH3। अब जरा ध्यान दीजिएगा, N2 कितना हो गया 2 × 14 एटॉमिक मास होता है इसका, और ये कितना हो गया 2 × 1 मतलब 28 प्लस 2 दैट इज 30, कितना हो गया 30U। अगर मैं इसका मास देखता हूं तो क्या हो जाता है 14 प्लस 3 × 1 मतलब कितना 17U। अब जरा देखो तो रिएक्टेंट जो है वो 30U है, प्रोडक्ट 17U कैसे है, दिस इज रॉन्ग इक्वेशन, ये रॉन्ग इक्वेशन है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्यों रॉन्ग है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो नहीं कर रहा है। तो हम क्या करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना चाहिए इस इक्वेशन को। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग इसको क्या करते हैं, तो बैलेंसिंग करते हैं। हम लोग को इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है। देखो बैलेंसिंग इसी चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है, आगे मैं इस पर बात करूंगा। तो बैलेंसिंग जब करेंगे तो क्या होगा, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर देगा। जैसे देखो नाइट्रोजन कितना है 2, तो मैं यहाँ लगा देता हूँ 2। ओके, हाइड्रोजन कितना है 2 और यहाँ हो गया 6, तो मैंने यहाँ कर दिया 3। अब जरा देखिए क्या हुआ है। अब अगर इसका कैलकुलेशन मैं यहाँ दिखलाऊं, ये तो मेरा पहले का कैलकुलेशन था, मैं अब का कैलकुलेशन दिखलाऊं तो देखिए क्या हो जाएगा। तो इसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ, तो 2 × 14 दैट इज 28। हाइड्रोजन कितना हो गया, देखिए 6 हो गया ना, तो प्लस क्या कर देंगे 6 मतलब कितना हो गया 34। दिस इज द मास ऑफ रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट का मास है। अगर हम लोग प्रोडक्ट का मास देखते हैं तो देखिए तो पहले कितना था 17, जब NH3 का हमने निकाला था तो 17, तो अब क्या हो जाएगा 2 × 17 दैट इज 34। नाउ दिस इज द करेक्ट इक्वेशन।
अब ये इक्वेशन क्या है मेरा, करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? क्योंकि ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का ये इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। ओके, अब हम लोग एक और बात कर लेते हैं कि आखिर किस कंडीशन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो ही नहीं होगा। किस कंडीशन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं होगा? अब देखो, इसका एक्सेप्शन है। जब आप न्यूक्लियर रिएक्शन पढ़ोगे ना, जब आप न्यूक्लियर केमिस्ट्री या न्यूक्लियर फिजिक्स में न्यूक्लियर रिएक्शन पढ़ोगे तो आप पाओगे कि देयर आर नंबर ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शंस जो होते हैं ना, उसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं होता है। उसमें आप देखोगे कि रिएक्टेंट की एनर्जी प्रोडक्ट से घट सकती है। ओके, देन व्हाट हैपेंस टू दैट मास? जब रिएक्टेंट का जो मास है वो प्रोडक्ट, जैसे मान लो इधर रिएक्टेंट है और इधर आपका प्रोडक्ट है, तो आप देखोगे कि रिएक्टेंट का मास जो होगा वो प्रोडक्ट से ज्यादा होगा। मतलब जो प्रोडक्ट आया है उसमें आपको लॉस ऑफ मास मिलेगा। इसी चीज को अल्बर्ट आइंस्टीन ने बताया था कि ये जो लॉस ऑफ मास होता है ना, वो एक्चुअली में एनर्जी में कन्वर्ट कर जाता है। दिस इज द रिड्यूस्ड मास। जब एक केमिकल रिएक्शन होता है ना, तो मास में जो कमी आती है, वो मास में जो कमी आती है ना, वो एक्चुअली में कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में। तो यहां पे तो क्या हो गया, कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं हुआ। ओके, तो यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है इसके लिमिटेशन का, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के लिमिटेशन का। तो इस तरह से आप समझ गए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का। दूसरा टॉपिक जो हमारा है वो क्या है, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब देखिए बच्चों, मैं आपको बता रहा हूं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं डेफिनिट प्रोपोर्शन। क्या बोलते हैं, डेफिनिट प्रोपोर्शन। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात ये होता है कि कौन से साइंटिस्ट ने इसको प्रपोजल किया। सो दैट वाज प्राउस्ट, जोसेफ प्राउस्ट। आप प्राउस्ट याद रख सकते हो सीधे, जोसेफ प्राउस्ट ने इसको सबसे पहले प्रोवाइड किया था। अब देखिए प्राउस्ट का क्या कहना था। एक्चुअली में उन्होंने कहा कि when a chemical compound is formed by 2 or more than 2 element, कोई भी केमिकल कंपाउंड का फॉर्मेशन मान लीजिए केमिकल रिएक्शन के दौरान होता है बाय द हेल्प ऑफ 2 एलिमेंट और मोर देन 2 एलिमेंट, देन मास प्रपोर्शन ऑफ दैट एलिमेंट इन दैट कंपाउंड ऑलवेज सेम इवन टेकन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस। मैं फिर से आपको बता दूं कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन के दौरान कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, तो कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा तो भाई एलिमेंट आपस में मिलेंगे ना, और वो एलिमेंट जो आपस में मिलेंगे उसका प्रोपोर्शन क्या होगा, हमेशा फिक्स होगा। उस कंपाउंड के फॉर्मेशन के लिए जो वेरियस एलिमेंट्स आएंगे केमिकल रिएक्शन में, उनका मास प्रोपोर्शन उस पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए हमेशा और हमेशा फिक्स होगा, चाहे किसी भी रिसोर्सेस के द्वारा उस एलिमेंट का फॉर्मेशन हो। जैसे मान लो मैं बात कर रहा हूं वाटर का, H2O, मैं बात कर रहा हूं H2O का। अब देखो H2O वेरियस रिसोर्सेज से पैदा हो सकता है, डिफरेंट रिसोर्सेज हैं, केमिकल रिएक्शन के दौरान H2O पैदा होता है ना। आपको पता है, जैसे मान लो कंबशन करते हो आप, H2O पैदा होता है ना। आप न्यूट्रलाइजेशन करते हो, H2O पैदा होता है ना। मैंने क्या क्या बताया, कंबशन करेंगे H2O पैदा होगा, न्यूट्रलाइजेशन करेंगे H2O पैदा होगा, है ना, मतलब एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे H2O पैदा होगा। आप बाइकार्बोनेट को क्या करो, एसिड से रिएक्ट करवाओ। आप कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट को आप किससे रिएक्ट करवाओ, एसिड से रिएक्ट करवाओ, क्या बनेगा भाई, सॉल्ट बनेगा, और साथ में आपको CO2 और H2O जरूर निकलेगा, प्लस क्या मिलेगा, सॉल्ट बनेगा आपको, है ना। तो देखिए H2O का फॉर्मेशन हो रहा है ना। तो
क्या कहा गया कि ये वेरियस रिएक्शंस के द्वारा जो H2O बन रहा है उस H2O में उसके जो एलिमेंट का जो मास प्रोपोर्शन है, H2O में कौन कौन एलिमेंट है, तो एलिमेंट है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो इसका जो मास प्रोपोर्शन होगा ना वो हमेशा और हमेशा फिक्स होगा, ये चेंज नहीं करेगा। कहने का मतलब क्या कि 1:2 क्या, देखो अगर हम H2O करते हैं तो ये 2 है ना, तो 2 × 1 कर देते हैं और इधर H2 कर देते हैं 16, तो ये क्या हो जाएगा 1:8। मतलब जब भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करेगा विद रिस्पेक्ट टू 1:8, मास प्रोपोर्शन क्या होना चाहिए 1:8, देन द प्रोडक्ट इज ऑलवेज वाटर। प्रोडक्ट क्या होगा, वाटर ही होगा, ये चेंज नहीं कर सकता है प्रोडक्ट। ठीक है, मान लो कार्बन डाइऑक्साइड है, बहुत सारे प्रोसेस से आता है, बर्निंग ऑफ हाइड्रोकार्बन से आता है कार्बन डाइऑक्साइड, हम लोग रेस्पिरेशन के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, कार्बोनेट को हीट करते हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड आता है, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट को एसिड से रिएक्ट करवाए तब कार्बन डाइऑक्साइड आए। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड के एलिमेंट जो है उसको अगर हम लोग मास प्रोपोर्शन को सर्च करें तो हमको हमेशा फिक्स आएगा, दैट इज 12:32। कहने का मतलब 3:8, मतलब कार्बन और ऑक्सीजन जब 3:8 के टर्म में आपस में मिलेंगे, इस रिस्पेक्ट में आपस में मिलेंगे, तो प्रोडक्ट हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड ही आएगा, ये फिक्स है। सो दिस इज कॉल्ड एज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। मतलब किसी कंपाउंड के फॉर्मेशन में जो एलिमेंट्स होते हैं ना, वो एलिमेंट का मास प्रोपोर्शन उस पर्टिकुलर कंपाउंड में हमेशा और हमेशा फिक्स होता है। अब इसी से रिलेटेड एक आध न्यूमेरिकल हम लोग देख लेते हैं, देखते हैं। अब देखिए, इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल मैं आपको बता दूं। जैसे मान लो आपको दिया हुआ है दो डिफरेंट डेटा मतलब प्रेजेंट है आपके लिए। मान लीजिए आपके लिए दिया हुआ है कि सिल्वर, जैसे मान लो Ag है वो 0.5 ग्राम है, इसको हमने क्या करवाया भाई, तो रिएक्ट करवा दिया HNO3 से, ओके, और रिएक्ट करवा दिया जब HNO3 से, तब क्या हुआ भाई, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, AgNO3 बनेगा और प्लस क्या बनेगा, H2O बनेगा। क्लियर है, मतलब नाइट्रेट बना, सिल्वर का नाइट्रेट बना। अब इस सिल्वर नाइट्रेट को मतलब AgNO3 को हमने NaCl से रिएक्ट करवा दिया है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा AgCl प्लस NaNO3। देखिए ये प्रोडक्ट मेरा बना, समझ में आ रही है बात। मतलब 0.5 ग्राम सिल्वर को हमने नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करवाया, नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करवाने के बाद हमने उसको किससे रिएक्ट करवा दिया, NaCl से रिएक्ट करवा दिया, तो क्या बना, AgCl बना। कितना AgCl बना, ये डेटा दिया हुआ है, दैट इज 0.66 ग्राम। कितना AgCl बना, 0.66 ग्राम AgCl बना है। क्लियर है। एक और डेटा, ये मेरा फर्स्ट केस है, मैं एक सेकंड केस डेवलप कर रहा हूं। देखिए सेकंड केस क्या कहता है। मान लो 1 ग्राम क्या है भाई, फिर से सिल्वर है। कितना ग्राम है, 1 ग्राम सिल्वर रिएक्ट करता है किससे, तो Cl2 से। ये रिएक्ट करता है किससे, Cl2 से, और रिएक्ट करने के बाद क्या बनाता है, AgCl। क्या बनाएगा, AgCl। तो यहाँ हम 2 कर देते हैं, यहाँ 2 कर देते हैं, रिएक्शन बैलेंस हो गया। ओके, AgCl बनाया, और ये जो AgCl बना है, ये जो AgCl बना है वो कितना बना है, तो ये है 1.32 ग्राम। ध्यान देना, 1 ग्राम 1.32 ग्राम AgCl बनाया, 0.5 ग्राम 0.66 ग्राम AgCl बनाया। क्लियर है। अब आपसे अगर पूछा जाए कि शो कीजिए कि ये दोनों डेटा जो है वो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को फॉलो कर रहा है। मतलब क्या कि AgCl जो ये दो अलग अलग तरीके से बन रहा है। देखो ये पहला तरीका अलग है ना, पहला तरीका क्या था कि Ag को हमने ये नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करवाया, बना मेरा क्या, सिल्वर नाइट्रेट और
वाटर। फिर हमने सिल्वर नाइट्रेट को NaCl से रिएक्ट करवा दिया, फिर क्या बना AgCl और NaNO3। जबकि दूसरा तरीका मेरा क्या था कि Ag को हमने डायरेक्ट Cl2 से डायरेक्ट रिएक्ट करवाया है और रिएक्ट करने के बाद हमको क्या बना AgCl। तो AgCl तो बना, लेकिन प्रोसेस मेरा अलग अलग था। यही तो कहता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की कोई भी एक कंपाउंड डिफरेंट प्रोसेस से बन रहे हैं, कोई मैटर नहीं है ये, वो डिफरेंट प्रोसेस से बनेंगे फिर भी उनके अंदर Ag और Cl का कंपोजिशन हमेशा सेम और सेम आएगा। जरा मैं निकालता हूँ कैसे आएगा। मैं फर्स्ट केस की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट केस का। अब देखो फर्स्ट केस में Ag कितना है 0.5 ग्राम, Ag कितना है 0.5 ग्राम, और AgCl कितना है, AgCl कितना है 0.66 ग्राम। समझ में आ रही है बात। तो Ag इतना, AgCl इतना, तो Cl कितना, तो AgCl में से Ag को माइनस कर देंगे, मतलब 0.66 ग्राम माइनस 0.5 ग्राम क्या आएगा। द आंसर इज 0.16 ग्राम। ये मेरा आंसर आया। अब देखो तो Ag और Cl का हम लोग क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे, मतलब Ag और Cl का रेशियो निकालेंगे। Ag मेरा कितना था 0.5 इज टू 0.16, ये मेरा रेशियो है। क्लियर है। अब जरा ध्यान दो, मैं सेकंड केस की बात कर रहा हूं, ये मेरा फर्स्ट केस था, ये मैं सेकंड केस की बात कर रहा हूं। सेकंड केस में क्या दिया हुआ है, Ag कितना दिया हुआ है 1 ग्राम, Ag कितना दिया हुआ है 1 ग्राम, है ना, और AgCl कितना दिया हुआ है 1.32 ग्राम। AgCl कितना दिया हुआ है 1.32 ग्राम। ओके, अब जरा ध्यान दो, क्या इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि फिर हम वही करेंगे AgCl माइनस, देखो AgCl माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा Cl इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.32 माइनस 1 करने का मतलब 0.32 ग्राम। समझ में आ रही है बात। हम क्या करेंगे Ag और Cl का रेशियो निकालेंगे। Ag कितना है 1:, क्या हो जाएगा 0.32 ग्राम। अब देखो तो क्या ये रेशियो और ये रेशियो एक दूसरे के इक्वल आएगा। आप देखिए ये दोनों रेशियो एक दूसरे के इक्वल आएगा तो आसान है। मतलब क्या AgCl का प्रोपोर्शन क्या है कांस्टेंट, AgCl का प्रोपोर्शन क्या है कांस्टेंट है। इसी बात को आपको समझना है। क्लियर है। अब देखो जब हमने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को समझ लिया, इसका ऑलरेडी PDF जो है वो आपके ये टेलीग्राम में डाला हुआ है। इवन इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया, आप उसको जरूर जाकर के देखो। ओके, अब हम लोग बात कर लेते हैं लिमिटेशन। पहले का लिमिटेशन था ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का लिमिटेशन था, तो भाई इसका भी लिमिटेशन होगा। तो लिमिटेशन देख लेते हैं। तो हम लोग देखने वाले हैं लिमिटेशंस ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। देखो सबसे पहला लिमिटेशन, मान लो CO2 बना है, क्या रेशियो था 12:32, 3:8। जरा ध्यान दीजिएगा, ये C12 है, क्या है कार्बन 12, लेकिन अगर मैं कहूं C14 का CO2 है, मतलब उसके आइसोटॉपिक फॉर्म का CO2 है। कहने का मतलब क्या, आइसोटॉपिक फॉर्म का CO2 है। अब जरा मुझे ये बताओ कि इसका रेशियो 12:32 आया, इसका रेशियो तो 14:32 आ जाएगा। कहाँ कांस्टेंट है। मतलब कोई भी कंपाउंड अगर उसके आइसोटॉपिक फॉर्म से बना हुआ है ना, तो ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन फेल कर जाएगा, क्योंकि यहाँ रेशियो क्या आ रहा है 7:32। कहने का मतलब 7:16। तो ये और ये एक दूसरे से मैच नहीं कर रहा ना, दोनों तो CO2 ही है। दिस इज द फर्स्ट लिमिटेशन, ये सबसे पहला लिमिटेशन है हमारा।
क्लियर है बात? ये फर्स्ट लिमिटेशन है हमारा। दूसरा लिमिटेशन जरा ध्यान दीजिएगा, कहता है कि एक एलिमेंट, मान लो एलिमेंट कंबाइन किया सेम रेशियो से और कंपाउंड डिफरेंट बना सकता है। सेम रेशियो के एलिमेंट जो होंगे वो डिफरेंट कंपाउंड बना सकते हैं। कैसे? जरा ध्यान दीजिएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब आप आइसोमर्स में पढ़ोगे, इवन आइसोमर्स के नॉलेज थोड़ा बहुत आपको होगा, तो आइसोमर्स में जैसे मान लो मैं लिखता हूं CH3OCH3, क्या है? CH3OCH3, और एक और कंपाउंड हम लिखते हैं C2H5OH। जरा ध्यान दीजिएगा दोनों, देखो रेशियो समझिएगा, CH3OCH3 मतलब 12 हो गया, 3 हो गया, 16 हो गया, 12 हो गया, 3 हो गया। ओके, तो कार्बन जो है वो ये है और ये क्या है? हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है। अगर हम इसमें रेशियो देखते हैं C2H5OH, ध्यान देना 12:12 है ना, 12 नहीं कह सकते इसको, 24 कहेंगे सीधे हम लोग। 24 क्या 5:16:1। जरा ध्यान दीजिए। अब जरा मुझे ये बताओ कि क्या ये दोनों इक्वल है? क्या दोनों सेम है? तो ये डिफरेंसेस मिलेगा आपको, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बनते हैं ना, खासकर उसके जो आइसोमर्स होते हैं, उसमें आप ऐसा नहीं कह सकते कि द एलिमेंट कंबाइंड विथ सेम रेशियो कंपाउंड में बी सेम। अगर सेम रेशियो से एलिमेंट कंपाउंड मतलब कंबाइन करेंगे तो कंपाउंड भी सेम होगा, आप ये नहीं कर सकते। कंपाउंड डिफरेंट भी हो सकते हैं क्योंकि आइसोमर्स बनते हैं, क्योंकि फॉर्मेशन आइसोमर्स का होता है ना। जैसे मान लो अमोनिया है, जैसे मान लो अमोनिया अगर कंबाइन करता है, जैसे NH3CONH3, ये मेरा क्या हो गया? यूरिया। लेकिन इसी का एक आइसोमर्स है क्या भाई? तो आइसोमर है NH4CNO। अब देखो तो रेशियो सेम है, कंपाउंड डिफरेंट हो गया ना, रेशियो सेम है। यहाँ भी मेरा रेशियो देखिए सेम था, लेकिन कंपाउंड मेरा क्या था? डिफरेंट था, है ना। अगर आप इसको मिलाओगे, जैसे 12-12 24 हो गया, 3-3 6 हो गया और 16, तो हम क्या कहेंगे? 24:, अगर हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं तो 24:, क्या हो गया? 6:16, और ये भी तो क्या है? 24:6:16। तो रेशियो तो सेम है लेकिन कंपाउंड डिफरेंट है ना। रेशियो सेम है, कंपाउंड डिफरेंट है। यहाँ भी वही बात होगा, रेशियो सेम होगा, कंपाउंड डिफरेंट हो जाएंगे। तो आइसोमर्स में ये सिस्टम फॉलो नहीं होता है, क्योंकि ये कंपाउंड यूरिया है तो ये कंपाउंड क्या है? अमोनियम साइनेट है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब सेम रेशियो से एलिमेंट आपस में मिलते हैं बाई मास प्रोपोर्शन, तो कंपाउंड सेम नहीं बनाते, कंपाउंड डिफरेंट बनाते हैं। सो दिस इज अबाउट व्हाट? लिमिटेशंस ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो आई थिंक ये सारा टॉपिक आपका क्लियर हो गया होगा आज। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या होता है और लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन साथ में मैंने आपको बता दिया। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है आपको PDF फॉर्म में। आप वहाँ पे जाकर के उसको डाउनलोड कर सकते हो, आप उसको ज़रूर बनाइए और उसका रिस्पॉन्स हमको ज़रूर प्रोवाइड कीजिए, क्योंकि जब आप रिस्पॉन्स देते हो तो हमको काम करने की प्रेरणा मिलती है, हमको लगता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ। ओके, तो चलिए इन्हीं सारी शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का एडू फ्यूचर चैनल में बने रहने के लिए। फिर से थैंक यू।